मेरा नाम नित्यानंद झा है। मैं 2019 बैच का आईपीएस हूँ, महाराष्ट्र काडर। अभी मैं करेंटली डीसीपी हूँ जोन 2 में, नागपुर शहर में। मेरी यूपीएससी की जर्नी कुछ इस तरह से कि मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे और मुझे 4th अटेम्प्ट में सक्सेसफुल में हुआ और मेरी रैंक 128 आई थी। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। जब मैं फील्ड पे आया तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ पब्लिशर टू राइट अ बुक ऑन इंडियन सोसाइटी एज वेल। उसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। तो अपन जो GS1 में जो इंडियन सोसाइटी जो पार्ट है, अपन उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाउ टू डू प्रिपरेशन इन दैट, उस कैसे प्रोसीड करते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए, उस पर अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इंडियन सोसाइटी जो यूपीएससी में जो GS1 में पार्ट है जिसका, उसमें हमसे उम्मीद क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, यूपीएससी एक्सपेक्ट क्या करता है और इंडियन सोसाइटी पढ़ाया ही क्यों जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर एक आप एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे, फील्ड पे आप आ रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को समझेंगे नहीं, लोगों के इश्यूज को नहीं समझेंगे, लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए, अगर अपन उसको नहीं समझेंगे तो हम उस इशू को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सोसाइटी को समझिए। सोसाइटी में बहुत विभिन्न किस्म के मुद्दे होते हैं, विभिन्न किस्म के इश्यूज होते हैं और हर समय आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो कोई इशू कहीं पे प्रीडोमिनेंट होता है। तो उस समय जो करेंट इश्यूज होते हैं, जो आज के डेट पे सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा होता है, उन इश्यूज को भी हमें समझना है और उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर्स में, जो मेंस में होता है और इंटरव्यू में भी हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, कितना लॉजिकली, रैशनली हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये सारी चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप सोसाइटी के इश्यूज को अच्छे से कंसेप्चुअली आप समझेंगे उसको। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसमें, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम लेके आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हमें ये सोचना है कि गवर्नमेंट ये लेके क्यों आए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेके आए। तो हम सबको पता है कि बहुत समय आप देखते होंगे कि भ्रूण हत्या या फिर स्पेशली जो फीमेल इन्फेंटिसाइड के केसेस होते थे वो सोसाइटी में देखने को मिले। तो गवर्नमेंट सोचे कि इस तरह से हम एक अपनी स्कीम को लेके आया जा सके जिसमें कि हम लोगों को ये बता सके कि फीमेल भी उतनी ही ज़रूरत है और उनको मोटिवेट किस तरह से करें, उनको हम किस तरह से बताएं कि फीमेल की जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में वो कितनी ज़्यादा है। इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर आपको अकाउंट भी बनाने की फैसिलिटी दी गई। तो इस तरह से समाज को जब हमने समझा, गवर्नमेंट समझे कि फीमेल के इश्यूज हो रहे हैं, तो उन्होंने स्कीम को लेकर, इसी तरह से बड़े सारे फार्मर के इश्यूज लेके आते हैं, फार्मर के लोन वेवर स्कीम लेके आते हैं। उसका यही कारण होता है क्योंकि फार्मर के इश्यूज होने लग जाते हैं। तो जब तक हम सोसाइटी के मुद्दों को समझेंगे नहीं, हम ये सारे स्कीम और जो पॉलिसी मेकिंग होता है वो भी उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे। एंड हेंस यूपीएससी ने इस सब्जेक्ट को रखा है। अपन आते हैं अगला सिलेबस पे कि अपन तैयारी कैसे करते हैं इस इंडियन सोसाइटी का। तो अगर आप इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को देखेंगे तो इसमें 10 चैप्टर्स हैं, बहुत ही कॉन्क्रीट वे में लिखे हुए 10 चैप्टर्स, जो कि मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। नंबर 2 है रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, अर्बनाइजेशन, एम्पावरमेंट और ग्लोबलाइजेशन। इस तरह से ये 10 चैप्टर्स है हमारे इंडियन सोसाइटी जो सिलेबस उसमें दिया हुआ है। अब इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट होती है, जैसे कि स्टैटिक पार्ट में क्या आ जाएगा कि सपोज कास्ट है। अब अपने को ये समझना है कि कास्ट किस तरह से अपने सोसाइटी में इमर्ज हुआ है, कास्ट का रोल क्या रहा है सोसाइटी में, कास्ट कैसे कैसे किस तरह से सोसाइटी को अफेक्ट करता गया। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट में आ जाएगा। अब जब उसका हम करेंट पार्ट वाला देखेंगे तो आज के डेट पे कास्ट किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से जो हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि पहले जो संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट होता था कि कोई एक एक्स कास्ट है वो वाई कास्ट के प्रैक्टिस को फॉलो करके अपवर्ड मोबिलिटी करते थे, उसको हम संस्कृताइजेशन बोलते थे। बट आज के डेट पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स डिसंस्कृताइजेशन के भी देखेंगे। तो इस तरह से सोसाइटी में कोई भी जो इश्यूज होते हैं जैसे कास्ट के हुए, फैमिली के, वो किस तरह से बदल रहे हैं, ये उसका कंटेम्परेरी एस्पेक्ट हो जाता है। तो हमें उसके स्टैटिक पार्ट, उसके कंटेम्परेरी एस्पेक्ट्स दोनों को ही हमें समझना पड़ेगा। तो सिलेबस को कैसे पढ़ते हैं कि सपोज आप उसके स्टैटिक पार्ट को पढ़ लीजिए और उसी
मुद्दे पे, उसी टॉपिक पे न्यूज़पेपर्स में या डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में आते रहते हैं कि सपोज कास्ट में कुछ इशू है, कहीं पे आपको दिखेगा कास्ट बेस्ड राइट्स हो रहे हैं, या कहीं पे आपको दिखेगा कास्ट में और विभिन्न किस्म के इश्यूज। तो ये सारे आप पढ़ेंगे जब, तब आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से, आपको हिस्टोरिकल भी समझ में आएगा, स्टैटिक पार्ट भी समझ में आएगा और करंट को भी आप जोड़ पाएंगे। तो आप एक बेहतर ओवरऑल उस मुद्दे को समझ के आप बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक एस्पेक्ट है कि इसके कोर पिलर्स क्या क्या है, मतलब उसमें कोर इश्यूज क्या क्या है, कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या है इसमें इंडियन सोसाइटी में। तो जिस तरह से एक मैंने बताया आपको कास्ट, दूसरा आप बोल सकते हैं कि फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि फैमिली सिस्टम में भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे आज के टाइम पे। विमेन के इश्यूज हमेशा ही हाईलाइटेड इश्यूज होते हैं। विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा इसमें। इसी साल आई थिंक एक सवाल आया था कि जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट में क्या अंतर है। तो अब ये सारी चीज आपको तब समझ में आएगा जब आप स्टैटिक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक कीवर्ड को समझेंगे। अब जेंडर इक्विटी आप सबको पता है कि जिसको सपोज किसी के पास कम है तो उसको आपको ज्यादा देना पड़ेगा, जो एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है कि एक नंबर 1 पिलर है, नंबर 2 से छोटा है, नंबर 3 उससे भी छोटा है, आप उस पे 3 स्टूडेंट्स को खड़े किए हुए हैं, तो आप बताएंगे कि नंबर 1 जो बड़ा है उसको आपको मदद कम करना है, क्योंकि अगर उसको एक लेवल पे देखना है। नंबर 2 जिसका लेयर, जिसका जो स्टेप का साइज छोटा है उसको आपको ज्यादा पुश करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है इक्विटी का पार्ट। इक्वालिटी आप सबको पता है कि समानता, सबको बराबरी। विमेन एम्पावरमेंट की किस तरह से अपन विमेन के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं जिससे कि विमेन खुद अपना डिसीजन ले सकती है समाज में, तो इसको विमेन एम्पावरमेंट अपन कहते हैं। तो ये सारे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि यूपीएससी बहुत समय आपको बेसिक्स पे भी हिट करती है और उस समय आपको ये सारे बहुत काम आते हैं, स्पेशली जो की कंसेप्ट्स होते हैं। फिर रहा जैसे पॉपुलेशन का इशू। अब पॉपुलेशन का इशू बहुत ही सिग्निफिकेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश भी बन गया है। तो हाउ डू यू टैकल दैट पॉपुलेशन। अब एक इशू इसमें यह आएगा कि पॉपुलेशन कम करना चाहिए, तो हम बताते हैं कि पॉपुलेशन सपोज कम करना है तो पॉपुलेशन कैसे कम करेंगे, क्या शुड वी हैव 1 चाइल्ड पॉलिसी और 2 चाइल्ड पॉलिसी, या फिर हम कुछ और इंसेंटिव्स दे सकते हैं। तो अगर आप इस पॉपुलेशन के इशू को समझेंगे तो आप उस पर डिस्कशन प्रॉपर कर पाएंगे। या फिर अब जो पॉपुलेशन हमारा है, जब यूथ का पॉपुलेशन बल्जिंग है इस समय, तो किस तरह से हम उसके फायदा उठा सकते हैं, जिसको अपन डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। तो ये सारे इश्यूज है जो अपने को कोर पिलर्स में समझने हैं, जैसे कि अर्बन वर्सेस रूरल। अब अपना सोसाइटी इस तरह से है कि पहले रूरल समाज में बहुत ही इश्यूज थे, डिफरेंट तरीके के इन्फेंटिसाइड थे, फीटिसाइड थे, बड़े इश्यूज थे। अर्बन सोसाइटी में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज थे। तो फिर आप जब अर्बन और रूरल को समझेंगे तो आपको पता चलेगा माइग्रेशन क्यों होता है, रूरल से माइग्रेशन अर्बन में क्यों होता है, कुछ अर्बन टू अर्बन भी होता है। तो और माइग्रेशन के भी डिफरेंट कारण होते हैं। तो उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि अर्बन सेटअप में क्या क्या होते हैं, रूरल सेटअप में क्या क्या इश्यूज है, अर्बन सेटअप में क्या क्या बेहतर चीज है जो रूरल में नहीं है। जब ये सब चीज हम समझेंगे तो हमको उसके जो पेरिफेरल या जो एसोसिएटेड इश्यूज है, जैसे कि अपन माइग्रेशन अभी बोल रहे थे, तो ये सारे चीज भी अपन डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपर्ली। अब आते हैं कि अपन आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर को देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन कि अपन आंसर किस तरह से लिखेंगे। आंसर आप उसी तरह से लिखना है जिससे कि आप ये एग्जामिनर को शो कर सके कि आप सिर्फ याद करके नहीं जाते हैं चीजों को, बल्कि आप चीजों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल काफी समय से मैं पढ़ता आ रहा हूं कि कास्ट आज के डेट पे बताइए कि किस तरह से डिसइंटीग्रेट हो रहा है या दूसरे फॉर्म में बन रहे हैं। तो अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे कि किस तरह से बहुत जगह पे इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं, या कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इंटरकास्ट मैरिज होने से कितने सारे क्राइम्स भी हो रहे हैं। तो दोनों पहलू हैं उसके। कास्ट अगर डिसइंटीग्रेट हो रहे इंटरकास्ट मैरिज से या फिर डिफरेंट मीन से, बहुत सारे लोग अब कास्ट को नहीं फॉलो करते, बहुत सारे लोग कास्ट को नहीं मानते। वहीं आप देखेंगे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होते हैं, इसमें कास्ट के बेस पे अपन वोट बैंक पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, जो कास्ट के नाम पे किया जाता है, रिलीजन के नाम पे किया जाता है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगा कि कास्ट के आज के क्या फॉर्म्स है। तो आंसर में आपका ये दिखना चाहिए कि आप कास्ट को
आज के समाज को लेकर आप उसको समझ पा रहे हैं। उसी तरह से फैमिली, अब फैमिली में हम ट्रेडिशनली पढ़ते थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, बट आज उसी चीज को अपन देखेंगे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम एक रूफ में, जिसको हम बोलते थे कि एक किचन होता था और 10 लोग 15 लोग 3-4 फैमिली सब एक साथ रहते थे, वो सारी चीजें आज बदल गई हैं। लोग मूव कर गए यहाँ से वहाँ बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेकिन जो जॉइंटनेस एक होता है वो आज के रेट पे भी लोगों में है, जिससे कि लोग मैरिज सिस्टम में या फिर डिफरेंट फेस्टिवल्स में लोग एक दूसरे को मिलते हैं, तो वो जॉइंटनेस आज भी बना हुआ है। तो लेकिन हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर वो किस तरह से बदल रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो फंक्शन वो किस तरह से बदल रहा है, वो अपन जब सोसाइटी में समझेंगे, जॉइंट फैमिली को एग्जाम्पल्स के तौर पर उसको प्रेजेंट करेंगे, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये कैंडिडेट सिर्फ याद करके नहीं आया कि जॉइंट फैमिली क्या होता है, बट ये आज के सोसाइटी को भी समझ के आंसर को लिख रहा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप फील्ड पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जॉइंट फैमिली में इश्यूज हो रहे हैं। तो जब आपके पास लोग मिलने आते हैं डिफरेंट इश्यूज को लेकर, तो आप उसको हैंडल बेहतर कर पाएंगे अगर आपको कंसेप्चुअली समझ में आएगा कि ग्राउंड पे क्या चलता है। उसी तरह से और आज के डेट पे और भी इश्यूज है, जिस तरह से मैंने पॉपुलेशन को भी डिस्कस किया। उसके बाद एक मुद्दा ये आता है कि आंसर में क्या मैं सोशियोलॉजिस्ट को कोट करूं और किस हद तक कोट करूं। इसके डिफरेंट व्यूज है, डिफरेंट ओपिनियन है सबके। मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट था, फिर भी मैंने कभी पर्सनली सोशियोलॉजिस्ट के नाम नहीं लिखे GS1 के आंसर्स में, क्योंकि आप जब GS1 को पढ़ रहे हो तो इट इज सब्जेक्ट में ही आ रहे जनरल स्टडीज, इट शुड बी जनरल इन नेचर। अब जनरल में भी एक वो है कि जनरल भी कितना जनरल, बट आप डू नॉट मेक इट टू द एक्सट्रीम कि आप सोशियोलॉजिस्ट को कोट कर रहे हैं, बिकॉज डू नॉट एवर थिंक कि अगर मैं सोशियोलॉजिस्ट को कोट करूंगा तो मैं उन कैंडिडेट से जो सोशियोलॉजी नहीं पढ़ के आए हैं उनसे आपको एज मिलेगा। नहीं, इंडियन सोसाइटी जो जनरल स्टडीज में है, इट डज नॉट डिमांड दैट मच एक्सपर्टीज कि आप सोशियोलॉजिस्ट को कोट कर देंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कंसेप्ट्स को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, उस डेफिनेशन को कितने अच्छे से समझ रहे हैं कि कास्ट होता क्या है, फैमिली सिस्टम होती क्या है, और उससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स है आज के सोसाइटी में जो चल रहे हैं, जो कंटेम्परेरी सोसाइटी, करंट सोसाइटी में जो आज इश्यूज चल रहे हैं, उस टॉपिक को आज किस तरह से आप रिलेट कर रहे हैं। आप रिलेट न्यूज़पेपर के आर्टिकल से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस इश्यूज पे, उन सब्जेक्ट्स पे क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं आज के डेट पे, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से एग्जामिनर को आंसर कर पाएंगे। उसके लिए कहीं कोई जरूरत नहीं होता है। दिस इज माय पर्सपेक्टिव, आप डिफरेंट इसमें ओपिनियन हो सकते हैं। इसमें कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ये बताएंगे कि फार्मर में सुसाइड होता है फॉर एग्जांपल, सो आप बताइए कि फार्मर में सुसाइड्स होते हैं, उनके कारण क्या है। वो लोन लेते हैं, उनके प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, वो सेल करके उतना अर्न नहीं कर पाते हैं जिससे कि वो लोन नहीं वापस दे सकते हैं। ऑल दिस क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ पैनिक सिचुएशन अमंग द फार्मर्स। उसके रेट मार्केट में कितने में बेच पा रहे हैं, वो मिडिल मैन का क्या रोल है, फार्मर्स को कितना मिल रहा है, ये सारे क्रूशियल मुद्दे हैं फार्मर्स के। अगर आप इसमें डर्कहाइम को कोट करके सुसाइड डिस्कस करने लग जाएंगे तो आई थिंक शायद ये सब्जेक्ट आपसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि आप उसमें डर्कहाइम को डिस्कस करो, आप 4 तरीके की सुसाइड को डिस्कस करो, ये उतना एक्सपेक्टेड नहीं है। ये जहां तक मुझे लगता है, और मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने कभी यूज नहीं किया उस चीज को। अगले इश्यूज जो मुझे दिखते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं अपने तैयारी के दरमियान इस सब्जेक्ट में, जैसे कि अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही एक्सपर्ट आंसर लिखना। एक्सपर्ट मतलब कि हम सोशियोलॉजिस्ट को ही कोट करने लग गए। अब एक आंसर में हम 3 सोशियोलॉजिस्ट को कोट कर रहे हैं। इट डज नॉट फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। सिर्फ इंपॉर्टेंट है कितना लॉजिकली अपने बात को रख रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद एक इसी से दूसरा मुद्दा निकल के आ रहा है कि बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स यूज नहीं करते हैं और एकदम जनरल आंसर लिखने लग जाते हैं कि फार्मर सुसाइड हो रहे हैं बिकॉज लोन के इश्यूज है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स में इश्यूज है, फार्मर दे कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ मिडिल मैन इश्यूज। बट आप उसको एग्जाम्पल्स के तौर पे जब दिखाएंगे कि कहाँ पे कितने फार्मर सुसाइड किए हैं और कहाँ पे क्या क्या इश्यूज से फार्मर सुसाइड किए, वो सारे चीज आपको योजना, कुरुक्षेत्र या फिर न्यूज़पेपर्स में ये सब चीज आते रहते हैं। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से आप बेहतर एग्जाम्पल्स कोट कर पाएंगे। उसके बाद एक जो मेरे साथ भी कुछ दोस्त थे, जब हम तैयारी करते थे तो वो लोग इंडियन सोसाइटी की तैयारी नहीं करते थे ये सोच के
कि इंडियन सोसाइटी में बहुत जनरल सवाल पूछते हैं कि विमेन से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट में क्या इश्यूज हैं, इस तरह से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो हम उसको इजीली आंसर लिख पाएंगे। बट वहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट उन कैंडिडेट से अलग हो जाता है जब वो अच्छा कैंडिडेट उसको तैयारी करता है और कुछ चीज़ वो रेडीमेड प्रिपेयर करके रखता है। कि विमेन एम्पावरमेंट में सपोज मान लीजिए कि आपको कोई स्टेट में या कहीं पे डिस्ट्रिक्ट पे कुछ किसी प्रशासन ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि महिलाओं को बहुत फायदा हो। फॉर एग्जांपल आप कुटुंबश्री योजना में पढ़ता था कभी, तो कुटुंबश्री योजना को जब आप कोट करते हैं तो एक दिखता है कि जब मैं विमेन का टॉपिक पढ़ रहा हूं तो मैं ये भी पढ़ रहा हूं कि देश में कहाँ क्या चल रहा है जिससे कि महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो ये जब आप लिखेंगे तो आप एक नॉर्मल कैंडिडेट जो एक जनरल आंसर लिख रहा है उससे अलग हो जाएंगे। उसके बाद एक इश्यू आता है इमोशनल। बहुत कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इमोशनल चार्ज हो जाते हैं कि सपोज ये लिख दिया कि फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है या चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, तो हम इस तरह से अगर आंसर में लिख दे कि नहीं ये बहुत गलत है, सबको पता है गलत है, बट आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप एक एस्पिरेंट के तौर पे वहां पे आंसर लिख रहे हैं। आप एक किसी से भी बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गलत है, बट यू कांट राइट ऑल दिस थिंग्स इन आंसर एज एन एस्पिरेंट। आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये इशू है, इसके फैक्ट्स ये हैं और ये इशू किस हद तक इम्पैक्ट किया है सोसाइटी को, आज के डेट पे हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इशू को रिजॉल्व कर सके। और किसी डिस्ट्रिक्ट में देखिए या देश के किसी, आजकल नीति आयोग की रिपोर्ट आते हैं जिसमें बताते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री, उसमें बताते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड मैरिज को टैकल करने के लिए इन्होंने ये किया है, प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने ही किया। आपको वो चीज़ पढ़ के अपने आंसर में लिखना चाहिए। तो एक इमोशनल आंसर के बजाय आप एक फैक्ट और लॉजिकल आंसर लिखेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। फिर एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है इन चारों के अलावा भी, कि हम न्यूट्रल नहीं रहते आंसर्स में। हम सोसाइटी में हमारे सबके बायसनेस है, मेरी भी एक थिंकिंग होगी, सबकी एक अपनी अपनी थिंकिंग होती है कि विमेन को कितना फैसिलिटी देना चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ का सॉल्यूशन क्या है, कुछ ये कह देंगे कि वन चाइल्ड पॉलिसी कर दो, तो वो एक्सट्रीम पे जाते हैं या फिर न्यूट्रल नहीं रहते। या हम एक कास्ट का इशू हुआ तो हम एक कास्ट को सपोर्ट कर देते हैं बहुत समय कि हाँ ये सही है, ये गलत है। एज एन एस्पिरेंट, एज एन ऑफिसर, दिस इज अ बिग नो फॉर हम सब के लिए, इंक्लूडिंग मी, हम सब के लिए एक बिग नो है कि हमसे एक न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट किया जाता है। नॉट ओनली ऑन ग्राउंड, अपने बिहेवियर जो हम ग्राउंड पे शो करते हैं सिर्फ उसमें नहीं, बट जो आप आंसर्स लिखते हैं उसमें भी आपसे एक न्यूट्रल आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक एस्पिरेंट है। एग्जामिनर को ये दिखना चाहिए कि जब इस कैंडिडेट को मैं ऑफिसर बना के कल को फील्ड पे भेजूँ तो ये किसी के प्रति बायस नहीं रहेगा। और ये चीज़ आपको आंसर से, मेंस के आंसर से, इंटरव्यू के आंसर्स में दिखनी चाहिए सारी चीज़ें। इसके अलावा अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि बिगिनर को क्या करना चाहिए, जो कैंडिडेट जस्ट अभी यूपीएससी का तैयारी किया है, शुरू किया है, क्या कर सकता है इंडियन सोसाइटी में। सबसे पहले मैंने तो ये किया था कि मैंने क्लास 11th और 12th के 4 एनसीईआरटी के बुक्स है एज फार एज आई रिमेंबर, जिसमें कि एक बुक है अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, दूसरा कोई शायद इंडियन सोसाइटी नाम से है। तो इसमें कुछ एस्पेक्ट्स कैसे है कि सोशलॉजी से भी रिलेटेड है, तो अगर आपको इंटरेस्ट तो पढ़िए, वक्त है तो पढ़िए, अगर बहुत टाइम है आपको मेंस तक जाने में तब आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज सोशलॉजी वाले एस्पेक्ट्स को छोड़ के जो इंडियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो सोशल चेंज है, जो अपन डेवलपमेंट देख रहे हैं सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें आप पढ़िए जिससे कि आप सोसाइटी को बेसिक पहले समझ लीजिए कि इंडियन सोसाइटी है क्या, फैमिली सिस्टम है क्या, किस तरह से चेंज हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएगी जो बेसिक है, जिससे कि जब आप अपने आंसर को लिखे तो आपके सेंटेंस में टेक्निकल एरर ना हो, मतलब जो कंसेप्चुअल एरर जिसको अपन बोलते हैं वो ना हो, वो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। तो एक बिगिनर को हमेशा एनसीईआरटी से ही शुरू करना चाहिए इसमें, रादर देन गोइंग टू एडवांस टेक्स्ट की। बहुत सारी किताब है, अच्छे अच्छे बुक्स हैं, जैसे राम आहूजा ऑथर है, और भी बुक्स है, अगर आपको वक्त हो, इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। बट एनसीईआरटी में वो रहते ही एक क्लास 11-12 के लिए, तो पहले अगर अपन उसको समझ लेते हैं तो अपने को आंसर फ्रेमिंग में, इंटरव्यू में हम जब वर्ड्स को यूज करते हैं, वर्ड्स के यूसेज हम बहुत अप्रोप्रिएट करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होता है उस समय। फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब आप इस सब्जेक्ट का, ये जनरल आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं
तो यू हैव टू शो टू द एग्जामिनर दैट यू आर अ मेच्योर पर्सन, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मेच्योर पर्सन में ये आता है कि आप बायस नहीं है किसी के प्रति, आप चीज़ों को लाइटली नहीं, बहुत ही लॉजिकली दोनों पक्ष को समझते हैं, देन यू अराइव एट अ डिसीजन। और वही आपको आंसर में भी दिखाना है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू पूछ लिया है तो उस इशू को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे, हैंडल कर रहे हैं, उसमें आपकी बायसनेस वगैरह नहीं दिखनी चाहिए। एक जो सभी कहते हैं और विच इज़ वेरी ट्रू कि एक बैलेंस पर्सपेक्टिव जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है वो आपके आंसर्स में एब्सोल्युटली दिखना चाहिए, नॉट ओनली इन इंडियन सोसाइटी बट हर सब्जेक्ट में आपसे एक बैलेंस पर्सपेक्टिव एक्सपेक्ट किया जाता है। यू डू नॉट ब्लाइंडली टेक द साइड ऑफ प्रशासन या कोई भी कि बिल्कुल सही हो रहा है। यू ऑल्सो हैव टू लुक अदर इश्यूज कि अगर कोई फार्मर इशू रेस कर रहे हैं तो इस इशू को भी रेस करके अपन गवर्नमेंट के पॉलिसी में कैसे अमेंडमेंट करके उस इशू को इनकॉर्पोरेट कर सके। हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि मैं गवर्नमेंट में हूँ या मैं आज सिविलियन हूँ तो जो सिविलियन कह रहा है वही सही है, गवर्नमेंट गलत है, या गवर्नमेंट हर चीज को सही करे गवर्नमेंट। क्योंकि आपको ये समझना है कि इंडियन सोसाइटी एक डायनेमिक वो है, डायनेमिक सोसाइटी है। सोसाइटी में, समाज में चीजें बदलती है। आज जो पॉलिसी है वो हो सकता है कि 10 साल बाद रिडंडेंट हो जाए। उस पॉलिसी में हम क्या चेंजेस लाएंगे और हम चेंजेस कैसे लाएंगे, जब हम लोगों के मुद्दे को समझेंगे तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज एब्सोल्यूट सही या एब्सोल्यूट गलत नहीं होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत होती है। वही चीज हमें करना होता है अपने इंडियन सोसाइटी में या फिर ओवरऑल डिफरेंट यूपीएससी के पेपर्स में। ये एथिक्स में भी आपको बहुत काम आएगा ये सारी चीजें। फाइनली मैं सभी को गुड लक विश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंडियन सोसाइटी की तैयारी प्रॉपर तरीके से करें। और ये इस सब्जेक्ट में पिछले 2 साल में अराउंड 70 to 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने जो बुक लिखा है, मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मिलकर एक किताब लिखा है इंडियन सोसाइटी, जिसमें हम लोगों ने 24 और 25 के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो हम ये बुक है, ये वाला इंडियन सोसाइटी का बुक है। सो इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल थिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको इस बुक से, ये बुक में हमने वो 10 चैप्टर्स कवर किए हैं, आपको अगर फायदा हो तो यू कैन टेक इट। इसमें हमने, और अगेन दिस बुक इज अगेन नॉट अ 100% सोल्यूशन टू इंडियन सोसाइटी वाला सब्जेक्ट, बिकॉज अगेन मैं जो लिख रहा हूँ वो जब अगला मेंस आता है तो उसमें नई चीजें ऐड हो जाती है। तो आपको इस बुक को सपोज अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो इससे आप कंसेप्ट सीख लीजिए, कुछ इश्यूज जो हमने डिस्कस किए, कुछ पॉइंट्स आपको, पॉइंटर्स डायरेक्ट आंसर्स में लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो समाज में इश्यूज हैं उसको न्यूज़पेपर से या फिर डिफरेंट जो जैसे योजना और कुरुक्षेत्र जो मैगजीन्स आते थे या फिर और भी जो करंट अफेयर्स के मैगजीन आते हैं, वो उन सब से आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मान लीजिए मैंने कि एजुकेशन को डिस्कस किया तो आज के डेट पे मैंने लिखा है कि X% एनरोलमेंट है विमेन का। अब वो 6 महीने बाद एक नया रिपोर्ट आएगा तो वो एनरोलमेंट बदल जाएगा, तो आपको उस चीज से अपडेट होना चाहिए। मैं इसमें डिस्कस ये किया हूं कि एनरोलमेंट क्यों कम है या फिर क्यों ज्यादा है और किस तरह से बढ़ रहा है, हाउ इट इज अ गुड साइन, ये सारी चीज सपोज मैंने डिस्कस किया तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन डेटा इसमें पुराने हो सकते हैं, तो धीरे धीरे आप इस बुक को जब अगर सपोज पढ़ते हैं तो इसमें आप डेटा या कुछ कंसेप्ट्स ऐड हुए हैं तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। कुछ कंसेप्ट्स कुछ नए पॉइंट्स अगर आपको न्यूज़पेपर से मिलते हैं तो आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ, आपको मान लीजिए कि अगर ये आपको 50% हेल्प करता है तो आपको 50% अलग से न्यूज़पेपर वगैरह इन सब से अपडेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आई थिंक एक का बैलेंस्ड आंसर लिख पाएंगे, जो जिस आंसर में आपके फैक्ट्स भी रहेंगे, लॉजिक रहेंगे, कंसेप्ट्स रहेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी आंसर आप लिखते हैं, नॉट ओनली इन इंडियन सोसाइटी, वर्ड लिमिट को फॉलो करिए, बिकॉज वो 150 वर्ड होता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि मुझे 150 में 25 या 20 वर्ड का इंट्रोडक्शन लिखना है, 20 से 25 वर्ड का कंक्लूजन, तो 40 से 50 वर्ड यहीं चला गया। बीच में आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने का मौका मिलता है, तो आप उसको 6 पॉइंट को किस तरह से आप साथ में फैक्ट्स ऐड कर रहे हैं, हो सकता है तो छोटा सा डायग्राम बना दीजिए अगर कहीं पे रेलेवेंट है। तो ये सारे जब आप करेंगे तो आप बेहतर एक आंसर लिख पाएंगे। और दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। और प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर की प्रैक्टिस करिए। किसी भी सब्जेक्ट को, नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी, किसी भी पार्ट को यूपीएससी में हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर पार्ट की एक अपनी रेलेवेंस है और हर पार्ट से आप जो भी 1-1, 2-2 नंबर फेच करते हैं वही आपको एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा रैंक लाने में मदद करता है। थैंक यू सो मच।